नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी ने अपने समर्थन से कपिल सिब्बल को राज्यसभा का टिकट दे दिया। उन्होंने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। उसके साथ में दो और प्रत्याशी उतारे गए, डिम्पल यादव और जावेद अली खान। जावेद अली खान ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कुल मिलाकर के जब ये प्रत्याशी घोषित हुए आज सुबह, तो राजनीतिक चर्चा बहुत तेजी पर शुरू हो गई। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कुल मिलाकर के सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु में रहे कपिल सिब्बल। और कपिल सिब्बल ने जो बातें की उसके कई माने। एक तो उन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ दिया और कहा कि तो हम 16 मई को ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके थे। दूसरी ओर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ऐसा शुक्रगुजार हूँ, मैं ऐसा कृतज्ञ हूँ, मैं ऐसा आभारी व्यक्ति हूँ कि मुझे आजम खान का बेहद हमदर्द माना जाता है। दूसरा, उन्होंने अखिलेश यादव के प्रति भी आभार व्यक्त किया। तीसरी बात बहुत मायने रखती है। क्या वजह है कि कपिल सिब्बल को सपा ने प्रत्याशी बनाया, राजद भी बनाना चाहती थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बनाना चाहती थी। कपिल सिब्बल दूसरी बार राज्यसभा में जाएंगे। 2016 में वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में गए थे। उस समय भी समाजवादी पार्टी ने समर्थन किया था, लेकिन इस बार कांग्रेस को हैसियत नहीं, इसलिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया। हालांकि कपिल सिब्बल ने एक बात और की, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, मैंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा है। अब इन सब बातों के क्या मायने हैं, आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राज्यसभा के तीनों प्रत्याशियों से क्या राजनीति को एक नई दिशा मिलने जा रही है। क्योंकि एक बात और कही कपिल सिब्बल ने, मैं मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन तैयार करूंगा। इसके भी बहुत मायने हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। मैं परिचय कराता हूं। मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से धर्म प्रकाश गुप्त जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में कांग्रेस से हैं मोहित दीक्षित, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले वरुण जी, आपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, बहुत चर्चा चल रही है, क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो अपने प्रत्याशी वर्मा जी घोषित किए हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके और सही समय पर सही निर्णय हमारी पार्टी ने ये लिया है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा में एक स्वतंत्र आवाज के रूप में कपिल सिब्बल जी अपना उद्बोधन देते हैं और समाज से जुड़े हुए, महंगाई बेरोजगारी से जुड़े हुए, सरकार की नाकामियों को बताने के जो मुद्दे वो उठाते हैं और जिस प्रकार से वो सरकार के सामने प्रश्न रखते हैं कि सरकार उस समय के पास कोई जवाब नहीं होता देने का, तो ऐसे व्यक्ति अगर कहीं पर किसी भी कारणवश कांग्रेस की यहाँ पर संख्या नहीं थी, वो नहीं भेजे पा रही थी और कपिल सिब्बल जी को समाजवादी पार्टी ने भेजा है, तो ये बात बहुत अच्छी है और समाजवादी पार्टी को इससे बहुत ताकत मिलेगी और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा। ठीक बात है। धर्म प्रकाश जी, क्या एक बार फिर कपिल सिब्बल मोदी सरकार के लिए चैलेंज बनेंगे राज्यसभा में? क्योंकि कपिल सिब्बल ने सदैव मोदी सरकार को कटघरे में खड़े करने के लिए जो तथ्य जुटाए, जो साक्ष्य दिए, जो सबूत दिए और जो तीखी पहल की है, कहीं ना कहीं मोदी सरकार असहज हो जाती थी। क्या एक और चुनौती के रूप में, एक बार फिर चुनौती के रूप में कपिल सिब्बल राज्यसभा में पहुंच रहे हैं? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। चुनौती तो हर समय लोकतंत्र में होती है। अगर आप गलत काम करोगे तो पकड़े जाओगे। अगर विपक्ष तीखा है
सही मुद्दे उठाने वाला है, तो किसी भी सरकार को कोई भी व्यक्ति असहज स्थिति में डाल सकता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि सहज और असहज तो बाद में होगा, पहले ये दृष्टिगोचर होता है कि कपिल सिब्बल जी ने अपने जिन भी संबंधों का फायदा उठाया हो, लेकिन उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस की डूबती नैया में उनका कोई स्थान नहीं है, ना कांग्रेस का कोई स्थान है। बाकी सारे साथी उनके छूट रहे थे या छूट जाएंगे, उन्होंने अपनी नैया डूबने से फिलहाल बचा ली। और एक सत्र के लिए, क्योंकि जो संख्या का आंकड़ा है उसमें स्पष्ट है कि 8 भारतीय जनता पार्टी और 3 सपा को मिलने जा रही हैं उत्तर प्रदेश में सीटें। इसमें कोई बहुत बड़ा गणित नहीं है, सीधा अर्थमेटिक का खेल है, जितने सर उतनी सीटें। तो इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूं। और दूसरी बात, विपक्ष को तीखा तो होना ही चाहिए। अगर विपक्ष तीखा नहीं है तो हमारी गलती सुधारेगा कौन? हमें कैसे मालूम पड़ा कि हम कहीं गलत कर रहे हैं, या जनता की आकांक्षाएं हमारे तक भी तो पहुंचे हैं, हम उसको स्वीकार करते हैं। ठीक बात है। लेकिन मोहित, आपको तो बड़ा झटका लगा। चिंतन शिविर के बाद ये माना जा रहा था कि कांग्रेस और मजबूत होगी, लेकिन आप देखिए, जाखड़ चले गए, हार्दिक पटेल चले गए और अब कपिल सिब्बल चले गए। कपिल सिब्बल एक जाना पहचाना चेहरा। कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके थे। कपिल सिब्बल ने सदैव तर्क से अपनी बात की थी। कितना बड़ा झटका आप मानते हैं कांग्रेस के लिए? बिल्कुल वर्मा जी, इसका आपने एक लाइन छोड़ दी। कपिल सिब्बल एक बहुत प्रख्यात अधिवक्ता भी है, शायद वो भी उनकी एक यूएसपी है, मगर बात अभी उसको इतर करेंगे। आज समय हमारा है, आज जिस प्रकार से शासन निरंकुश हो चुका है, जिस तरीके संवैधानिक संस्थाओं का अपने विपक्षियों को दोहन करने के लिए इस्तेमाल करती है, वो पूर्व में हमने देखा, जिनका आपने नाम लिया, जैसे हमारे हार्दिक पटेल जी, उनके लगे हुए मुकदमे तुरंत खत्म कर दिए गए जहां इन्होंने कांग्रेस से नाता तोड़ा। तो आज कांग्रेस इन चीज़ों पर कतई ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि ये सरकार जो अपनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको अपने टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है, अपने विरोधियों को दबाने के लिए, विरोधियों का दोहन करने के लिए। और एक कांग्रेस के चिंतन शिविर से ही ये आवाज़ निकली है कि हमें इस सरकार के जो इन प्रोपेगेंडा, इन एजेंडा को ख़त्म करने के लिए, ध्वस्त करने के लिए, जनता के बीच में जाकर, जनता के बीच आवाज़ उठाकर, जनता से जुड़कर हमको इन चीज़ों को, इन नाकामियों को, इन कार्यशैलियों को जनता को बताना है और जनता को इसके प्रति जागरूक करके जनता को अपने साथ जोड़ना है। रही बात जो जिन नेताओं को आपने बताया, अगर इन नेताओं का कार्यशैली देखें तो पिछले कुछ समय से ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस विरोधी बातें कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनको लग रहा था कि इनकी जो राज्यसभा का कार्यकाल है वो खत्म होने जा रहा है, तो नए नए ठिकाने, नए नए ठौर ये ढूंढ रहे थे। तो उसको अगर एक जरिया मिला है तो उसके लिए कांग्रेस या कांग्रेसी कार्यकर्ता कतई बिल्कुल चिंतित नहीं है, और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने उद्देश्यों को और भारत माता के जो विचारधारा है उसको लेकर, उसको जीवित रखने के लिए कटिबद्ध है। ठीक बात है। वरुण जी, माना ये जा रहा है कि अखिलेश नहीं चाहते थे, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा लगाव नहीं था कपिल सिब्बल से। ये सही है, उन्होंने मुलायम सिंह के भी मुकदमे लड़े, सोनिया गांधी के भी लड़े, लालू यादव के भी लड़े, और उन्होंने हेमंत के भी लड़े। और इन सब में इसलिए कपिल सिब्बल की पहल रही कि उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ पैरवी की, और यही कारण है कि सभी राजनीतिक दल उनको हाथों हाथ लेने के लिए तैयार हो गए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि चर्चा सिर्फ ये है कि जो बार बार कपिल सिब्बल ने आजम खां के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि बेहद मेरे हमदर्द हैं, इसके क्या माने? देखिए, आजम खान साहब एक ऐसा विराट व्यक्तित्व है जी, हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जी, कि ऐसे कई केंद्रीय मंत्री, उन लोगों का एक संसद में आना जाना, एक सामाजिक सौहार्द की जो एक बात है, जो मतलब जहां से भारतीय जनता पार्टी कोसों दूर है कि वो आजम खान साहब मुसलमान है तो दूरी बना लो,
कोई मुसलमान है तो उससे दूरी बना। देखिए इस विचारधारा को कभी भी कपिल सिब्बल हो या मैं दावे से कहता हूँ कांग्रेस पार्टी के भी बहुत से ऐसे लीडर और नेता हैं जिनसे हमारी पार्टी के बहुत अच्छे संबंध हैं, कोई कहीं ना कहीं एक लाइन पर एक विचारधारा एक लाइन हो जाती है कि समाजवाद कि जिस लाइन पर हम लोग काम करते हैं, समाजवादी विचारधारा पे जिस लाइन पे हम लोग काम करते हैं, वो समाजवाद की पहली परिभाषा अगर संविधान को उठा लें तो पहली लाइन समाजवाद से चालू होती है कि समाजवाद की जिस परिदृश्य पे हम लोग काम करते हैं, जो सांप्रदायिक सौहार्द को बनाने का एक संसद के अंदर एक माहौल होता है, तो उसमें निश्चित तौर पर बहुत अच्छे संबंध होंगे। आजम खान साहब, कपिल सिब्बल हो या गुलाम नबी आजाद हो या कोई भी हो, जो भी लीडर हैं, सब सीधे सीधे कहा यह जा रहा है जी कि आजम खान के मुकदमे कपिल सिब्बल ने लड़े। उन्होंने ये भी कहा, सुप्रीम कोर्ट में ये बात आई कि आजम खान के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है, उनके मुकदमे लड़े और वही हमदर्दी इतनी ज़्यादा थी कि कहीं ना कहीं जो अखिलेश में और आजम खान में दूरियां थी, उन दूरियों को कम करने के लिए कपिल सिब्बल को टिकट दे दिया गया। सीधा सीधा आरोप ये लग रहा, कहीं कोई इफेक्ट नहीं। देखिए वर्मा जी, आरोप लगाने वाले पहले अपनी कॉलर के अंदर झांक करके देखें जी। इस तरीके का कोई भी ना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में और आजम खान साहब में कोई बेरुखी है, ना किसी तरीके का। 3 रोज से मिले नहीं, कहीं कोई अभी जानकारी नहीं दे रहे हैं, आते हैं चले जाते हैं, सब कुछ हो रहा है। आजम खान साहब लखनऊ शिवपाल से मिल रहे हैं और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि वो अब तो मुलायम सिंह पर भी उन्होंने तंज कसना शुरू कर दिया कि भाई शायद उनके बाद मेरा नंबर नहीं होगा। ये सब बातें हैं, ये क्या दर्शाती है? देखिए आजम खान साहब अपनी बेबाकी के लिए, अपनी वाक शैली के लिए हमारी पार्टी में और पूरे देश में जाने जाते हैं, है ना। और जो रही बात राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की, तो आजम खान साहब और माननीय नेताजी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। दोनों ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींच करके खड़ा किया है। आज उसी विचारधारा को लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं। आज अखिलेश जी और अब्दुल्ला आजम के बीच में कल आदमी कह रहा है कि आजम खान साहब, अब्दुल्ला आजम को भेजा आजम खान साहब ने अखिलेश जी के पास, जाकर के आधे घंटे बातचीत हुई। अभी बहुत से कयास लगाए जा रहे थे, शिवपाल सिंह जी पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं और फलाना हो रहा है और वो। देखिए शिवपाल सिंह जी की अपनी एक अलग पार्टी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। उन्होंने हमारे दल के साथ में वो आए, उन्होंने चुनाव लड़ा, हमारे सिंबल पे उन्होंने चुनाव लड़ा। आज भी विधानसभा में 2 दिन से विधानसभा चल रही है, शिवपाल सिंह जी कहाँ बैठ रहे हैं हम आप सब देख रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने सीट बदलवा ली है ना, उन्होंने सीट बदलवा ली है। वो नहीं चाहते हैं कि सपा के साथ बैठे। की कौन सी जगह आरक्षित है। तो देखिए ये कयास भारतीय जनता पार्टी जो लोग हैं, जो उनके मीडिया पार्टनर हैं, वो इस तरीके की भ्रामक खबरों को समाज में फैला करके आज महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अपराध से दिमाग को जनता से, नेताओं के बीच से इसको हटाना चाहते हैं। इस तरह की खबरें न्यूज चैनलों में चलेंगी, जरा चटपटी खबरें होती हैं, लोगों का ध्यान इधर आकर्षित हो जाएगा, महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हट जाएगा। धर्मप्रकाश जी, क्या जो भारतीय जनता पार्टी है, सीधा आरोप ये था कि एक प्रयास किया गया शिवपाल के माध्यम से कि कमज़ोर किया जाए अखिलेश को, और उसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आजम खां के प्रति नरमी बरती गई। अब ये भी कहा जा रहा है कि जो पहल बीजेपी ने की थी शिवपाल को लेकर के और आजम खां को लेकर के, उसमें कामयाबी नहीं मिली और अखिलेश ने तुरंत दांव खेल करके आजम खां को अपने पाले में लाने के लिए एक नई सशक्त पहल कर दी। परसेप्शन पे हमको बात नहीं करनी चाहिए जी, ये हमारे परसेप्शंस हैं जी। स्थिति यहाँ पर ये है जी, कि आपको एक पुरानी कहानी याद होगी कि नदी में बाढ़ आई हुई थी, एक पटरा तैर रहा था, आदमी, सांप और शेर तीनों उस पे थे। तो ये तो अपनी अपनी जान बचाने की होड़ है। आपातकाले मर्यादा नास्ति, कोई मर्यादा नहीं है। उनको लगता है कि एन केन प्रकारेण पहले हमारी सीट बनी रहे, हम लाइमलाइट में रहें, उन्हें विचारधारा से, देश के विकास से इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा मेरे साथी वरुण जी ने कहा कि हम ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं, इसलिए हम अगर ध्यान भटकाने का काम कर रहे हैं तो आप भटकने क्यों दे रहे हैं? जनता आपकी बात में विश्वास क्यों नहीं कर रही? आपके 8 आने दीजिए, उसमें कितने रम और विस्की वाले आएंगे पता नहीं, राम को ढूंढने वाले। भाई
देखिए, इस प्रकार की बातों का मैं समझता हूँ कोई औचित्य नहीं है जी। कि कौन रम वाला है, कौन विस्की वाला ऐसो है। कोई तो भेजते हो भाई, आप राज्यसभा। बाल ठाकरे के यहाँ ढूंढ के राज्यसभा भेजते हो ऐसो कोई। अभी 8 लिस्ट आपकी आने वाली है, उसमें देखिए। हमारी लिस्ट आ गई, आप चिंता ना करो, हमारी लिस्ट आ गई। तो कौन कितने- कौन है? कितने अपनी विरोधियों लिस्ट को बता लेके आए दीजिए हैं? जरा। नहीं, जरा अभी लिस्ट बता अभी दीजिए। जो टेंटेटिव हाँ। समाचारों में आया, तो मैं चूंकि भाजपा का व्यक्ति हूं, जब तक मेरे पास ऑथेंटिकेटेड ना हो जाए तब तक मुझे बोलना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन फिर भी नहीं, क्या पुराने लोग, जो कुछ पुराने लोग जा रहे हैं उनमें से आएंगे, जैसे कुछ नए लोग भी शुक्ला आ आएंगे। जाएंगे, दूसरे भी नरेश दूसरे अग्रवाल आ जाएंगे, इन लोगों के नाम हो सकता है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी आ जाएंगे। वो नहीं आ ऐसा- पाएंगे। वो नहीं आ पाएंगे। नहीं आ पाएंगे। अच्छा, चलिए चलिए। निष्ठावान नहीं हम आता। हम इस पे बात नहीं करना चलिए, चाहते। नहीं करना, कोई बात मेरा नहीं। जी। मतलब ये है केवल कि राजनीति में दो पहिए होते हैं, सत्ता और विपक्ष। जो भारत में संविधान है, उस संविधान के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। और अगर हर चीज में आपको ये दिखाई पड़ता है कि भाजपा भेदभाव की दी बरत रही है, भाजपा ये कर रही है, भाजपा कर रही है, तो फिर भाजपा को जन समर्थन क्यों मिल रहा है? इस पर कभी आत्मचिंतन करिए कि आज कांग्रेस, जिसके आगे मुझे याद है कि लोग खड़े नहीं होते थे, सन 62 तक के चुनाव में ये स्थिति थी कि कांग्रेस से किसी को खड़ा कर दिए जीत जाता था। फिर इंदिरा गांधी के जमाने में भी स्थिति आई है, लेकिन आज जो स्थिति आई कि 399 में 387 की जमानत जब्त, क्या दिखाता है? जो सपा के लोग सरकार बनाने के सपने देख रहे थे, वो 147 पर रुक गए और उसमें पोलराइजेशन साफ दिखाई पड़ा। आज आप वही तुष्टीकरण का काम तो कर रहे हैं। कोई भी बात हो, आप उसको सांप्रदायिक रंग देने की बात करते हैं। विकास की बात किसने की? ठीक बात। आज हम विकास की बात कर रहे हैं, हम किसी भी बात पे हो। आज जितनी हमारी सरकारी योजनाएं हैं, क्या उसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को लाभ नहीं मिला? सबसे ज्यादा मैं समझता हूं लाभ उनको मिला। ठीक बात। जनधन खातों का आंकड़ा ये है। एक मिनट, धर्मराज जी आपसे बात करें। मोहित, मोहित अभी आप कह रहे थे कि विभिन्न प्रकार की एजेंसियां जो है दबाव बना रही हैं। मेरा मानना है कि कपिल सिब्बल पर तो ऐसा कोई आरोप नहीं है, ना कोई एजेंसियां। माना तो ये जा रहा है कि गांधी परिवार से पंगा लेने पर उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ा, क्योंकि अब कोई भी भाव देने वाला नहीं था। और जो 23 लोग थे उसमें पहला ही विकेट गिरा है कपिल सिब्बल का। तो ये सीधे सीधे कि चूंकि सब आज जो लोग असंतुष्ट लोग थे, तो वो सब बोलते तो थे, लेकिन कोई सीधे गांधी परिवार पर हमला नहीं करता था, नंबर एक। और कहीं ना कहीं चिंतन शिविर में चले गए, अपने बात को करते रहे, चाहे गुलाम नबी आज़ाद हो, चाहे आनंद शर्मा हो, चाहे कोई हो। लेकिन कपिल सिब्बल एक ऐसे थे जो सीधी बात कर रहे थे और कह रहे थे कि गांधी परिवार को भी इससे मुक्त हो जाना चाहिए, जिसका परिणाम उनको मिला और उन्हें पार्टी से नाता तोड़ना पड़ा। क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल निराधार बात है। जी, क्यों? कांग्रेस ही आज की तारीख में एक सच में लोकतांत्रिक पार्टी है, जहां पर हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, चाहे वो टॉप लीडरशिप के खिलाफ बोलना चाहे या टॉप लीडरशिप के फैसलों से एग्री करती हो या ना सहमत हो। तो कांग्रेस में आज सबको अपने विचार रखने का हक है और सबका सम्मान है। कहीं भी गुलाम नबी आज़ाद या G23 के किसी भी सदस्य को उनकी क्रियाविधि होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं अपमानित नहीं किया गया। और कांग्रेस ये अपमानित नहीं करती, क्योंकि कांग्रेस में सबको विचार देने की स्वतंत्रता है। और कांग्रेस ने इन सभी को G23 हो या और भी लोग हो, इनको कहीं ना कहीं जो नेता बनाने का जनप्रिय लोगों को जनता के बीच बनाने का काम है, वो कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस पार्टी, अगर हम गांधी परिवार की बात करें, गांधी परिवार इस समय कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ पदों पर है, तो कतई उनके खिलाफ अगर आप बोल रहे हैं तो आपके विचारों का स्वागत है, पर आपको कहीं ना कहीं उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उसको सही प्लेटफॉर्म पर उसको जाकर के अपनी बातों को रखना कर पड़ेगा और उसका निराकरण भी होगा, ये निश्चित बात है। पर इन चीज़ों को दरकिनार करते हुए आज की व्यवस्था जो है, आज ये कतई मुद्दे ही नहीं है कि कौन राज्यसभा जा रहा है, कौन विधान परिषद जा रहा है और कौन किस तरीके से किस जगह भेजा जा रहा है। आज जो मुद्दा है, आज जो विचारधारा थोपी जा रही है, जिसको लेकर के अभी हमारे
साथी पैनलिस्ट ने बोला कि इस सीटों को लेकर इतना ध्रुवीकरण, ये यही चीजों को लेकर के आज भाजपा भारत जलाओ पार्टी बनी घूम रही है और हर जगह जलाती घूम रही है। तो इन मुद्दों को बना करके कि राज्यसभा में ये भेजे जा रहे हैं, इनकी इनसे लड़ाई चल रही है, उनका इनसे कटाक्ष चल रहा है, इन मुद्दों को हाइप दिया जाए और इनके जो षड्यंत्र है, इनके जो कुकर्म है, इनकी जो गलत नीतियों से देश त्राई त्राई हो गया है। देश की जनता आज महंगाई, बेरोजगारी और हर चीजों से त्रस्त है। उन पे कतई कोई बात ना हो। आजम खां को आपने मना लिया नंबर 1, अब शिवपाल के लिए क्या करेंगे? देखिए, शिवपाल जी को तो कहीं नाराज होने वाली कोई बात ही नहीं है। वो तो बार बार कह रहे हैं। वर्मा जी हमने क्या बोला, जो मीडिया पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के हैं उनके द्वारा ये खबरें बार बार चलाई जाना, शिवपाल सिंह जी का आजम खां से मिलने जाना, तो आजम खां साहब का शिवपाल सिंह से मिलना, इसमें समाजवादी पार्टी का विरोध कहां से आ रहा है? अच्छा, समाजवादी पार्टी का विरोध इसमें कहां से आ रहा है? देखिए, कोई चीजें, ये एक बड़ा एक अच्छा मामला है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके अपने मीडिया पार्टनरों के माध्यम से, अभी हमारे धर्म प्रकाश जी एक लाइन पे बोल गए कि केंद्र राष्ट्र मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अभी आजम खान साहब के साथ में कहा कि बड़ी इनके साथ नाइंसाफी हुई। अब देखिए, यहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बैठे हैं धर्म, मैंने नहीं कहा, ये वर्मा जी ने आपने कहा, सॉरी कपिल सिब्बल ने कहा वहां पर, सिब्बल ने नहीं कहा। ये बात वर्मा जी क्लियर कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा आजम खान के साथ जो हो रहा है ये नाइंसाफी है। ठीक ठीक, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। धर्म प्रकाश गुप्ता जी, आप राजनीति करते हो, अखबारों को विशेष रूप पढ़ो, ये टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी, है ना, कि इनकी जब 5 महीने से, तो देखिए, जब देश की सर्वोच्च पंचायत पे किस तरीके से उसने एक सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर आरोप लगाया, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक नेता के साथ। एक समाज को 80-20 के ध्रुवीकरण में आप बांट रहे हो, आप कह रहे हो तुष्टीकरण की राजनीति हम कर रहे हैं। मैं पूछ रहा हूं, अभी विधानसभा चुनाव गुजर करके गया, आपने कितने मुस्लिम भाइयों को टिकट दिया? क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नेता नहीं है? आप मुस्लिम लीडरशिप डेवलप नहीं कर रहे हो? क्यों नहीं कर रहे हो भाई? आपके दल में क्यों नहीं मुसलमान जुड़ रहा है? आप क्यों नहीं मुसलमानों को टिकट देते हो? अरे आपसे भी तो मुसलमान, आपसे भी तो मुसलमान नाराज हो रहा है। आपके सांसद, आपके विधायक सीधे सीधे कह रहे हैं कि अखिलेश सुनते नहीं है मुसलमानों की। अरे बीजेपी तो खैर नहीं सुनती, हो तो बात ही है, ये भी कौन सुनते हैं? और जो पूरी नाराजगी आई है वो आजम खां को लेकर के आए कि उन्होंने कोई काम नहीं। सीधा सीधा आप पे भी तो आरोप वही लग रहा है, आप भी कौन सुन रहा है किसी की बात को? आजम खां साहब, ये जो भी मैंने फिर देखिए, अभी मैंने पहले कहा ना कि बड़े एक ऐसा माहौल, देखिए आजम खां साहब, अरे आजम खां आपसे मुस्लिम, आपके सदन में जा नहीं रहे, बल्कि वो फप्तियां कस रहे हैं कि वो माकूल कश्तियाँ मिल जाएं, अभी तो हम जहाज में हैं। वो तो खुद ये भी कह रहे हैं, और वो भी तंज मुलायम सिंह पर कर रहे हैं। अरे भाई, कम से कम मुलायम सिंह को तो लोग बख्श देते, शिवपाल जी कर रहे हैं। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? और आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, इनके मीडिया पार्टनर बोल रहे। देखिए, जो आजम खां साहब के जिस तरीके के बयान आए हैं जी, है ना, कोई आजम खां साहब के इस तरह के बयान नहीं, वो चाहे वो अब्दुल्ला आजम को लेकर के भी हुआ हो, तो कई बार उन्होंने अपने पुत्र के लिए भी इसी तरह के बयान दिए हैं और विधानसभा चुनाव पे ही दिए हैं। वो एक ऐसे व्यक्तित्व के मालिक हैं कि वो उनको सही को सही और गलत को गलत वो हमेशा कहते हैं। मगर रही बात समाजवादी पार्टी से उनकी बात बेरुखी होना, इस तरह की कोई चीज नहीं। और जो रही बात अभी आपने कही कि मुस्लिम नाराज हो रहे हैं, कहां पर मुसलमान तो नाराज क्यों नहीं विधानमंडल दल की बैठक में आ रहे हैं? क्यों नहीं वो संपर्क में क्यों नहीं सदन में बैठ रहे? उनको अभी जेल से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार ने जितने उनको मुकदमे गिफ्ट में दिए थे, है ना, जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया था, जो व्यक्ति 2.5 साल बाद जेल से बाहर निकला हो, जेल से निकले हुए अभी उनको 4 दिन नहीं हुए हैं, 4 दिन में वो क्या क्या कर लेंगे? 4 दिन में अपने परिवार से मिलेंगे, अपने गांव जाएंगे, विधानसभा आकर के सदस्यता लेंगे। अभी 4 दिन में आप कितने काम कर लो? ठीक बात है। आज उससे पहले विधानमंडल दल की जब बैठक हुई, उसी दिन वो उनकी रिहाई का आदेश हुआ था। तो इसमें देखिए, ये एक प्रोपोगंडा, मैंने बोला ना वर्मा जी, ये एक प्रोपोगंडा ऐसा समाज में, प्रोपोगंडा वो होता है जिसके कोई हाथ पैर कुछ ना हो। यहाँ तो बाकायदे हाथ भी है, पैर भी है, बातें भी हो रही है। ये सब डुप्लीकेट हाथ और पैर बनाने का काम ही इनके मीडिया पार्टनर, मीडिया और ये भारतीय जनता पार्टी का। भाई आज की डेट में देखिए क्या है ना, कि मुसलमान को जिस तरीके से हिंदुस्तान के मुसलमान को हाशिए पे लाके खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, देश के अंदर एक बहुत
मतलब जिसको बोला जाए कि अब इसके पास शब्द नहीं चलिए, बचे हैं कि तो आज देश किस क्या- दिशा में जा रहा है, क्या- किस दिशा में जा रहा तो है। क्या हम मान लें, एक बार धर्मप्रकाश जी मैं आपको ला रहा हूं, क्या हम अब मान लें वरुण कि आजम खां के बाद ये कपिल सिब्बल का जो प्रकरण हुआ उससे मुसलमान पूरी तरीके से सपा के साथ जुड़ गया कि आज भी वो आजम खां के साथ है और आजम खां जिधर कहेंगे उधर ही जाएगा, क्या कहेंगे? देखिए, ना आजम खां मुसलमान ना हमारे लिए वोट बैंक था। हम समाजवादी पार्टी के लोग समाज के हर वर्ग की, बात मुसलमान की नहीं है, बात सिखों की भी है, बात जैनों की भी है, बात ईसाइयों की भी है, बात हिंदुओं की भी है, सबकी बात है। आज जिस तरीके से समाजवाद में हर वर्ग को लेकर के चलने का काम किया गया, अल्पसंख्यक में सिर्फ मुसलमान ही नहीं आता है, ठीक बात है। अल्पसंख्यक में बहुत सी जातें आती हैं। चलिए। जिस तरीके से आज सारे समाज को लेकर के चलने का काम हो रहा है, एक तो मतलब ये तो कोई एक बात का पतंगड़ बना करके कि मुसलमान नाराज हो रहा है, वो आजम खान साहब सब नाराज पतंगड़ हैं, हो और गया। शिवपाल सिंह आज मतलब अखबारों ने तो यहाँ तक छाप दिया कि आज उनकी दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो शामिल होने। देखिए, ये एक प्रोगंडा हाँ, तो तेजी से प्रोपेगेंडा क्या आप कर रहे हैं मैनेज और बाद में एक कोई मामला हो जाए आर्टिफिशियल हाथ पैर लगा के एक पुतले को खड़ा कर देना अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए। आज जनता का ध्यान बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आजकल विधानसभा में बहस हो रही थी, मुख्यमंत्री ने खड़े होकर बताया हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, 4.5 लाख लोगों को नौकरी दे दी गई। उसमें हमारे कानपुर के विधायक अमिताभ वाजपेयी ने बोला कि इस हिसाब से जो आपके आंकड़े हैं, हिसाब से एक विधानसभा में 56,000 लोगों को नौकरियां मिल गई होंगी अगर इसको भागित कर दिया जाता है। आप हमको बता दीजिए 56,000 कानपुर महानगर के किस विधानसभा में नौकरी और रोजगार आपने उत्पन्न कर दिए। अरे आज रोजगार की तो बात छोड़िए, पाने की, जो लोग रोजगार कर रहे हैं उनको अपना रोजगार बचाना पड़ रहा है। एक बरोड़ हो गया। धर्मप्रकाश जी कुछ कह रहे, जल्दी बोलिए। देखिए मुख्य बात यह है जी कि अगर आप कहते हैं मुसलमानों को हमने हाशिए पे खड़ा कर दिया, हाँ, तो जब आपने पीसीएस के एग्जाम के रिजल्ट निकाले थे 90 में 57 याद हो तो कितने मुस्लिम थे? आपने मुस्लिमों के लिए क्या किया? आपकी तो कई बार सरकार रही, आपने उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या कर दिया कि मुस्लिमों के लिए कुछ हो गया? मुझे इतना बतलाइए। नहीं, हमने, आप तो मारने पे उतारू हो, आप तो कहाँ मारने पे जान दे दें। कहाँ राजस्थान में दंगा हो रहा है, महाराष्ट्र में दंगा हो रहा है। 92 की स्थिति में आपने देश को आगे खड़ा कर दिया। मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, वरुण जी मैं बीच में नहीं बोला। नहीं मैं बीच में, आपने सारे आरोप लगाए, मैं नहीं बोला। चलिए वरुण जी एक मिनट हम आपको मौका देंगे। धर्मप्रकाश जी अपनी बात कर लीजिए। मेरा ये कहना है जी कि मुसलमानों को अभी तक टूल बनाए रखा गया है, ठीक, वो टूल बने हुए हैं जी। उनको केवल भयग्रस्त और तनावग्रस्त किया जाता है कि वो भाजपा से दूरी बनाए रखें। ठीक। वरना मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र में दंगे हो गए, राजस्थान में दंगे हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं हुए? क्या कारण है? मुझसे एक लाइन में वरुण बता दीजिए क्यों दंगे नहीं हो रहे हैं, बताइए एक लाइन में। एक मिनट। दंगे उत्तर प्रदेश में खूब हुए, मगर जिस तरीके से यहाँ पर वही कि दंगा किया किसने, वो घर किसी का गिरा दिया आपने तो घर दंगा किया किसी फलाने सिंह साहब ने या फलाने शुक्ला जी ने या फलाने सचान साहब ने, वो घर गिर गया मुस्तकीम साहब का। तो इस तरीके का जो एक माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर आज डर का है, ये हम नहीं बोल रहे, ये तो उत्तर प्रदेश ये हाई कोर्ट ने बोला है अभी 4 महीने पहले। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें टिप्पणी कर चुका है। तो क्या मैं मानूं वरुण कि अब जो राज्यसभा के आपके प्रत्याशी आ गए हैं, चुनाव भी होगा, तीनों जीत जाएंगे, तो अब जिस बात का भय है लोगों को, वो भय और डर आप दूर कर देंगे? अब तो देखिए, बेबाकी से अपनी बात को रखने का काम जिस तरीके से कपिल सिब्बल सरकार को घेरने का काम करते हैं, आज विधानसभा में जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी बात को रख रहे हैं, पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में वहां पे खड़े होकर के अपनी बात को रख रही, जनता की समस्याओं को उठा रही कि सरकार को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। इसी तरीके से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर समाजवादी पार्टी अपना महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व वहां भेज करके कपिल सिब्बल तरीके, जिस तरह के आपने भी पहले कहा कि मजबूत आंकड़ों के साथ, मजबूत साक्ष्यों के साथ, जिसमें गृह मंत्री को भी उठा के पन्ने पलट करके वो जाना पड़ जाता है और घंटी बजानी पड़ जाती है लोकसभा स्पीकर को थोड़ी देर के लिए कार्रवाई रोक रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को भेजने का काम समाजवादी पार्टी ने किया है, जो समाज के निचले वर्ग से लेकर के गरीब किसानों की बात को रखने का, मतलब आपने हायर कर लिया उनको। चलिए हायर कर लिया। चलिए
हायर कर लिया, लेकिन इस पर देखिए, चर्चा हार करेंगे। नहीं कर लिया। मैं एक सलाह देना चाहता हूँ धर्म प्रकाश गुप्ता को जी। कि पंजे के उपना चुनाव चिन्ह बदल करके पंजे के ऊपर कमल का फूल रख लें, क्योंकि आयातित नेताओं से आपने अपनी भारतीय जनता पार्टी को बदल लिया है। जो नेता दूसरे दल से चला जाता हायर है, करने चाहे के वो लिए कितना बड़ा CBI अपराधी हो, भेजी जाती आपके दल है। में पहुंच करके गंगा जल से नहा के खड़ा हो जाता चलिए। है, तुरंत वो शुद्ध हो जाता है। चलिए, अभी चलिए। बोला मेरे साथी ने, हार्दिक पटेल, कितने मुकदमे लगा दिए थे आपकी सरकार ने, वो उन्होंने उससे कांग्रेस छोड़ी नहीं, सारे मुकदमे वापस हो गए। चलिए, हमें आभार लगनी चालू हो गई। मनोहर जी, हम यहाँ ये पर देश के सारी लोकतंत्र का आपने नाश करके रख दिया। एक मिनट मनोहर, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रखेंगे। जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कपिल के कांग्रेस से नाता तोड़ने की। मोहित जी, जरा मुझे साफ साफ शब्दों में स्पष्ट कर दीजिए कि कपिल सिब्बल के जाने से आप लाख कह रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन कांग्रेस को तो बड़ा झटका लगा ही है। और ऐसे मौके पर जब कांग्रेस जो है अफेयर 2024, टास्क फोर्स 2024, भारत जोड़ो यात्रा 2024 की ओर बढ़ रही है, ऐसे में कपिल का जो झटका लगा है, इससे कांग्रेस कितना कमज़ोर होगी? देखिए, निसंदेह आज कांग्रेस की जो स्थिति है, आज जिस तरीके से कांग्रेस के जो नंबर्स हैं हमारे, चाहे लोकसभा हो या विभिन्न विभिन्न विधानसभाएं हो, उनसे कहीं ना कहीं प्रतीत होता है कि आज जनता कांग्रेस की आवाज़ से के साथ संबद्ध जो थी, उसमें कहीं ना कहीं बीच में रुकावट आई है। तो उस रुकावट को दूर करना, उस रुकावट के लिए काम करना, उस रुकावट को ख़त्म करने के लिए काम करना, जनता से जुड़ने के लिए काम करना, और जो आज स्थिति उत्पन्न करी है इस सरकार ने, आज भाई भाई को लड़ाया जा रहा है, आदमी व्यक्ति व्यक्ति को लड़ाया जा रहा है, कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पर, कहीं मंदिर मस्जिद के नाम पर। ये केवल इसलिए हो रहा है जो सरकार की नाकामियां हैं, जो नोटबंदी से शुरू होकर के आज लास्ट देखी जाए तो कई स्टेपों में हमें नाकामियां दिखी। तो उन नाकामियों को छिपाने के लिए, उन नाकामियों से लड़ने के लिए आज हमको जनता के बीच जाना है। जो हमारी प्रमुखता है, जो हमारी प्रमुख बात है, रही किसी भी व्यक्ति विशेष को कांग्रेस में आने की या जाने की, तो कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस से जुड़ता है तो वो शक्ति बढ़ाने वाला व्यक्ति होता है, और कांग्रेस से विमुख हो रहा है तो कहीं ना कुछ शक्ति को छीड़ करने वाला होता है। तो आज जो शक्ति है, जनता जनार्दन की शक्ति है, उस शक्ति के पास जाकर हमको अपने मंथन, विचार मंथन करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त हुई है, उसको लेकर के सकारात्मक दिशा में चलना है। और जिस तरीके से कितना नुकसान हो रहा है, कपिल सिब्बल विचारधारा जो थी, जो कांग्रेस की विचारधारा थी, उसके अनुयायी थे, उसका पालन करने वाले थे और उसको प्रमुखता से रखने वाले थे। लेकिन वो जब वो मांग करते थे कि नेतृत्व बदल लिया जाए गांधी पर, उससे आप सहमत थे? नहीं, कतई उन्होंने ये मांग नहीं रखी कि नहीं, रखी है। और उन्होंने जो 23 लोग थे, उनमें सबसे मुखर मांग करने वाले कपिल सिब्बल ही थे। नहीं, जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारी वर्तमान में जो कार्यकारी अध्यक्षा है, उनसे बैठकर G23 की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं उस समाधान को, जो उनकी बातें थी और जो उसका समाधान था, उसके लिए बैठकर एक विचार विमर्श हुआ है, जिसमें कपिल सिब्बल ने अपनी बात रखी और उनको संतुष्टजनक वहां पर एक वार्तालाप हुआ है। तो कतई ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने इस तरीके की मांग को बिल्कुल मान ही लिया कि ये कर देना चाहिए। उन्होंने एक आश्वासन, एक अपना ऑप्शन दिया था, और ऑप्शन देना कहीं ना कहीं कांग्रेस में हर नेता का मान्य है और माना जाता है। एक हमारी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि वहां से बैठ करके एक गाइडलाइन दे दी जाएगी और सबको फॉलो करना है। मोहित, ऐसा तो नहीं था कि जब कपिल सिब्बल का काल खत्म हुआ, उन्हें पता लग गया कि कांग्रेस के पास इतनी संख्या ही नहीं है, कांग्रेस उनको राज्यसभा में भेजेगी नहीं, इसलिए उन्होंने नाता तोड़ करके ये कपिल सिब्बल को सोचना है कि उनकी विचारधारा आज लड़ाई करने की है। आज जो वर्तमान सरकार है, उसको किस ढंग से लड़ना है, उसमें वो किस ढंग से आगे बढ़ेंगे, ये उनका सोचना है, उनका दृष्टिकोण है कि हमें आज जो लड़ाई लड़नी है इस षड्यंत्रकारी ताकतों से, वो किस तरीके से करनी है। अगर वो राज्यसभा में रहकर उसको लड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस के पास वो नंबर नहीं है कि वो राज्यसभा में भेजे जाए। अगर वो फिर भी उसके कांग्रेस के साथ, कांग्रेस के लोगों के साथ वो लड़ाई को लड़ना चाहते थे, तो कांग्रेस ने निरंतर उनको अवसर दिए, निरंतर उनको सम्मान दिया। तो जो कांग्रेस की प्रथा है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को सदैव सम्मान देने की, वो बनी रहेगी। धर्मप्रकाश जी, आप कुछ बोल रहे हैं, लेकिन मैं उसके साथ में एक सवाल और आपसे कह रहा हूँ कि
कपिल सिब्बल ने कहा कि अब मोदी सरकार के खिलाफ एक बड़ा गठबंधन हम करेंगे। बोलिए। देखिए, गठबंधन करना है, हमें अपनी आवाज को बुलंद करना है, हमें आगे बढ़ना, ये तो आपको करना ही चाहिए अगर आप राजनीति में हैं। ये तो आपको करना पड़ेगा। देखिए, हम कर रहे हैं समावेश। आज जो राजनीतिक परिवेश बदला है, जो कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है, क्योंकि सपा का अस्तित्व मैं इसलिए नहीं मानता कि वो एक प्रदेश तक सीमित है। राष्ट्रीय विचारधारा पर अगर देखा जाए तो दो ही पार्टियां सामने थी, एक कांग्रेस और एक भाजपा। अब जो परिवेश बदला है तो हमें समावेशी राजनीति करनी है, क्योंकि जो देश हित में परिवारवाद से अलग आना चाहते हैं विकास के लिए, उनको तो आश्रय कहीं ना कहीं चाहिए उनको, क्योंकि हमको तो पूरे देश को बढ़ाना है। जहां तक हमारे मोहित भाई ने कहा, आज का इतिहास नहीं, एक जमाने में युवा तुर्क हुआ करते थे, मोहन धारिया, चंद्रशेखर, उन्होंने गांधी परिवार से पंगा लिया, क्या रह पाए वो? प्रणब मुखर्जी ने राजीव गांधी के प्रधानमंत्री बनने पर थोड़ी संतुष्टि जाहिर की थी, उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी। जब कांग्रेस नहीं संभला कारवां अपना, तो प्रणब मुखर्जी को उन्होंने वापस बुलाया और राष्ट्रपति तक बनाया। ये कतई ऐसी कोई बात, ये देखिए फैक्ट विचार सर ये देखिए एक संगठन में मुझे बोलने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। इसमें बिल्कुल गलत तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर महत्वाकांक्षा की कोई लड़ाई है, मैं आपको समझ दूंगा, आप महत्वाकांक्षा की लड़ाई है, मैं आपको मौका दूंगा। आप वो भी बताइए ना, जब इंदिरा गांधी अब खुद निकल गई थी और अपनी इंदिरा कांग्रेस बना करके अपनी ताकत से फिर से कांग्रेस को खड़ा किया था, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार जो त्याग का परिवार रहा है, जिसका एक इतिहास रहा है, जिसका एक सोच रही है कि देश को एक साथ लेकर के चलना है, उससे संबद्ध अगर कांग्रेस के लोग होते हैं तो उनको आप क्यों द्वितीय दर्जे का मानते हैं? क्यों बताते हैं कि वो किसी परिवार के साथ कहीं ना कहीं जबरदस्ती जुड़े हुए हैं? हाँ, मुजफ्फर प्रकाश जी थोड़ा देखिए, समावेशी अगर राजनीति नहीं होगी तो एक विचारधारा के लोग जो देश की राष्ट्र की विचारधारा है, उनको कहीं ना कहीं एक जगह आना पड़ेगा। जैसे कपिल सिब्बल साहब कहते हैं हम एक मोदी विरोधी गठबंधन बनाएंगे। हमारा यह कहना है हम राष्ट्र हित को बढ़ाने के लिए गठबंधन बनाएंगे, तो गठबंधन तो बनेंगे ही बनेंगे, समावेशी राजनीति करनी पड़ेगी। जहां तक बात यह है, तो बलिदान नीतीश जी कल क्या कर रहे हैं? केवल नेहरू परिवार ने नहीं किया, क्या जमुनालाल बजाज ने कुछ नहीं किया था? लेकिन जमुनालाल बजाज को आज कहने वाला और वृद्धाश्रम पूरा उसने बनवा, उनको कहने वाला कौन है? आज गांधी जी को मानने वाला कौन है? क्या इसके पहले चंद्रभान को मानने वाला कौन? भाई मैं आप ही लोग नहीं मानते होंगे। भाई आप देखिए, राजीव गांधी की पुण्यतिथि में इटली में आप भाषण कर रहे हो, राजीव गांधी की पुण्यतिथि में आप इटली में भाषण कर रहे हो। आपको राष्ट्र की गरिमा का ध्यान नहीं है, इसलिए आप संदर्भहीन होते जा रहे हैं। विचार शिविर भाई जहां जाते हो आप वहीं कहेंगे। एक मिनट बस मोहित जी, वरुण जी, एक सीधा सवाल जी, जिसकी ओर अभी धर्म प्रकाश जी ने बातों बातों में इंगित कर दिया जी। सवाल ये है कि मैं भी आपसे कहूंगा कि निश्चित रूप से आपने जावेद अली खां को टिकट दिया, ठीक है, आपने मुस्लिम समुदाय को प्रतिनिधित्व देने का काम किया और आपको देना भी था, ये पहले से तय भी था। लेकिन डिम्पल यादव को टिकट दे करके ये जो भारतीय जनता पार्टी आप पर सीधे सीधे हमला बोल रही थी, परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, और विधानसभा चुनाव में देखने को कुछ लगा कि शायद अखिलेश जो है इस परिवारवाद के जो जब्बे से बाहर निकलना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने अपर्णा को नहीं दिया, शिवपाल के बेटे को टिकट नहीं दिया। कोई ना कह रहे परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन डिम्पल यादव को टिकट दे देना ये क्या मायने रखता है? क्या फिर भारतीय जनता पार्टी आपको परिवारवाद के नाम पर फिर नहीं कटघरे में खड़ा करेगी? देखिए, फिर वही चीज कि अपनी कॉलर में ना झांक करके अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे तो चार उंगलियां आपकी तरफ मुड़ जाएंगी। कि आज भारतीय जनता पार्टी में चाहे राजनाथ सिंह के पुत्र हो कहां पर हैं, चाहे लालजी टंडन जी के पुत्र हो कहां पर हैं, कल्याण सिंह के पुत्र हैं कहां से आए, ये कौन सी बैचलर डिग्री राजनीति में लेकर के आए हैं, किस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आए हैं। ठीक, आज अमित शाह के पुत्र बीसीसीआई के अध्यक्ष हो जाते हैं, कौन से क्रिकेट मैच खेल करके आए हैं,
किसका इन्होंने विकेट गिराया है। तो क्या होता है ना कि अपनी कॉलर में नहीं झांकना है, दूसरे की तरफ एक उंगली उठा देनी है। और ये जरूर देख लें, जब आप दूसरे की तरफ एक उंगली उठाएंगे तो 4 उंगली आपकी तरफ आ जाएंगी। मतलब आज अभी ये 1 मिनट मान के वर्मा जी, मैं चलें, 1 मिनट रोक रहा हूँ। हाँ। बड़े सौहार्द पूर्वक, बड़े समावेशी शब्दों में आपने धर्म प्रकाश गुप्ता जी ने बोला, और ये कई डिबेटों में हो चुका। मैं एक बार गुप्ता जी से भी पूछना चाहता हूँ, हम लोग यहाँ पर समाजवादी विचारधारा से गांधी को मानने वाले हैं, लोहिया को मानने वाले हैं। मैं बोल रहा हूँ गांधी जी जिंदाबाद और गोडसे मुर्दाबाद। मैं धर्म प्रकाश जी चाहता हूँ वो भी बोले गांधी जी जिंदाबाद। ये कई डिबेटों में हो चुका, कई पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के। आज मैं धर्म प्रकाश जी से भी कहना चाहता हूँ, एक बार आप गोडसे गांधी मुर्दाबाद। जी जिंदाबाद और गोडसे देखिए, मुर्दाबाद आप गांधी करिए। जी- आपको देश की, गांधी जी कानपुर की, बिल्कुल उत्तर जिंदाबाद प्रदेश की जनता और देखना चाहती है मैं कि कहता- आप गांधी के आप मानने सुनिए, वाले हो। मैं आप गांधी जी की देश जिंदाबाद। मानते हो। आपने कितनी गोडसे अच्छी बात का जो कही। कत्ल है, मैं आपकी 1 मिनट जो गोडसे का कत्ल है, वो धर्म मुर्दाबाद। प्रकाश जी, मैं आपकी भूर भूर प्रशंसा करता हूं। आप गांधी को मानने वाले हो, है ना। उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए। एक बार ठीक है। गांधी जी जिंदाबाद बोलिए अमर रहे, और गोडसे अमर भाई मैं तो कह रहा हूँ गांधी जी अमर रहे गांधी जी जिंदाबाद। गोडसे के गोडसे कत्ल को मुर्दाबाद कंडेम करते हैं। गोडसे मुर्दाबाद बोलिए, मारा उसने गांधी जी गोडसे को। के कत्ल को गोडसे हम एक आतंकवादी कंडेम करते थे। हैं। कंडम में मुर्दाबाद बारोड़ जी, बोलिए, इस बारोड़ पर जी, से बोलिए, बारोड़ जी, गोडसे जरा मुर्दाबाद थोड़ा नहीं सा- बोलोगे आप। नहीं, आप अपने आप शब्द मेरे नहीं मुंह में नहीं बोलोगे। रख सकते। यही आपकी तुष्टीकरण की राजनीति। कोई राजनीति तुष्टीकरण आज की नहीं देश है। को बंटवारे की तरफ आज आप लेकर के जा रहे हो। आज देश हाँ, का हमने मानसा जनसंख्या- की तरफ लेकर मुस्लिमों के की जा रहे हो। जनसंख्या हमने आज बढ़ा दी। आपकी इसी नीति से आज जो कपिल सिब्बल ने बोला है ना, कोई गलत बयान उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं केंद्र सरकार के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन बनाऊंगा। उसका सिर्फ परिपेक्ष ये है कि गोडसे जिंदाबाद कहने वाले चलिए, लोगों के बारोड़ खिलाफ जी, बारोड़, हम लोग मेरा- एक मेरा- गठबंधन बनाएंगे, बारोड़, क्योंकि गांधी को मानने वाले एक लोग हैं, मिनट, बारोड़, लोहिया को मानने वाले एक लोग मिनट, हैं। मैं सीधे सीधे जो ये परिवारवाद में आपने कह दिया कि इनके बच्चे इनके बच्चे इनके बच्चे, लेकिन अब दृढ़ता के साथ मोदी ने विधानसभा चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था और अब भी मुद्दा बना रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, और दूसरी चीज एक और आपको इसी संदर्भ में मैं बात कर लूँ। आजमगढ़ से ये बातचीत चल रही थी कि डिम्पल को चुनाव लड़ा जाएगा। क्या कुछ ऐसा डर पैदा हो गया कि आजमगढ़ से अगर हम डिम्पल को लड़ाएंगे तो चुनाव हार जाएंगे, और इसी डर की वजह से सेफ साइड लेते हुए अखिलेश ने डिम्पल को राज्यसभा में भेज दिया। नंबर 1 परिवारवाद, और नंबर 2 जो सीधा मतदान, जो लोकतंत्र है उससे विमुख होकर के ये काम करना। क्या वास्तव में अब सपा डर गई है आजमगढ़ जैसे अपने गढ़ में चुनाव जीतने में? देखिए ना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हमारे कहीं पर डरते हैं मजबूती से। जैसे अभी आपने हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी ने बोला कि समाजवादी पार्टी तो एक क्षेत्रीय पार्टी है। प्रदेश में, देश में तो 2 पार्टियां प्रमुख रूप में थी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। मगर इसी एक क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी से लड़ने के लिए यहाँ पर 35-35 रैलियां प्रधानमंत्री को करनी पड़ती हैं। यहाँ आकर के तरह तरह के झूठ गृह मंत्री से लेकर के देश के प्रधानमंत्री को आकर के बोलने पड़ते हैं जनता के बीच में। हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण करना पड़ता है, तब आपका वोट प्रतिशत घटता है, आपके विधायक घटते हैं। हमारे विधायक 47 से 125 हम लोग पहुंचते हैं। ये आपकी 5 साल की उपलब्धि है। सरकार तो हम बनाने जा ही रहे थे, और सरकार भगवान चाहता तो हमारी बन भी जाती, मगर फिर वही आपने बताया कि हम साहब हिंदुओं के हितैषी हैं, तुम मुसलमानों के सरपरस्त हो। आपने समाज को 2 भागों में बांटा, हम पूरे समाज को लेकर के चले। तो भीड़ तो आप आज जो आपने एक बीज बोया नफरत का, अरे भीड़ तो आप में भी जुट रही थी। नहीं, भीड़ तो जुट रही थी, लेकिन आप कहाँ मैसेज दे पाए? देखिए, मैसेज भी वर्मा जी पूरा गया। जनता ने जो हमें जनादेश दिया उसको हमें स्वीकार है, हमारे नेतृत्व को स्वीकार है, इसमें कहीं कोई बात नहीं। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मैं बार बार बोलता हूं, कई बार डिबेट में बोल चुका हूं कि अपना झूठ बेच गई, हम अपना सच न जनता को बता पाए, और हमने बताने का भी प्रयास किया। मगर एक है कि अपना हिंदुस्तान में आदमी मान ले। अच्छा, मैं एक बात आपकी बात मान लेगी, ये झूठ फैला लेते हैं, गुमराह कर लेते हैं। क्या इसी डर से आजमगढ़ से डिम्पल को लड़ाने से पैर पीछे कील कर लिए गए? देखिए, आजमगढ़ भारतीय समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ है, और पूरा उत्तर प्रदेश में जहां जहां हम लोग नहीं थे वहां पे भी हमने बड़ी मजबूती से अब की बार अपनी प्रस्तुति वहां पर करी है। अपनी मजबूती से हम लोग लड़े। और आजमगढ़ में माननीय नेताजी की वो जगह रही, नेताजी वहां सांसद बने, माननीय अखिलेश यादव जी वहीं से सांसद बने। आज आजमगढ़ की 10 में 10 विधानसभाओं पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरा रहा है, वहां से कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या ये माने कि अखिलेश से चूक हो गई परिवारवाद के
नाम पर कि अब हम परिवारवादी नहीं हैं और शिवपाल को टिकट न देना एक नाराज़गी ले ली, अपर्णा यादव बीजेपी में चली गई, तो क्या उस समय से चूक हो गई थी और नहीं, आज कोई वो चूक उसी नहीं। रास्ते पर आ देखिए, गए? पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व क्या बैठ करके तय कर रहा है, किस लाइन में पार्टी को आगे ले करके वो चल रहे हैं, और जिस लाइन पे वो पार्टी को ले चल रहा है, पार्टी निरंतर आगे दिन पर दिन आगे बढ़ रही है और मजबूत हो रही है, और हमारे साथ अनेक विचारधाराओं के लोग आकर के जुड़ रहे हैं, दूसरे दलों से लोग आकर के जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में अन्य दलों के लोग आकर के लेकिन जिस तरीके से बराबर गठबंधन बना एक करके लाइन में वो नसीहत भी दे रहे हैं ओम प्रकाश राजभर कि ऐसी कमरे से बाहर निकलो, देखो, जनता के बीच जाओ, नहीं तो 2024 में डब्बा गोल, और नसीहत भी तो दे रहे हैं राजभर। बहुत अच्छी बात कही। हाँ। देखिए, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में यही अंतर है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी में मोदी और योगी और अमित शाह के खिलाफ अगर बोल देगा, उनका कोई गठबंधन वाला भी बोल देगा, ठीक है, तो अभी वो जो अपन पटेल थी नीतीश के साथ है क्या ना, हो रहा है? नीतीश के साथ आप लोग क्या हुआ वहां पर, है ना, यहाँ पर क्या हुआ पटेल साथ, इसी राजभर ने एक हल्का सा बयान दे दिया था योगी के खिलाफ, क्या हुआ उसके उनके खिलाफ आजकल ओम प्रकाश राजभर। तो यहाँ ये समाजवादी पार्टी, इसीलिए समाजवाद इसकी विचारधारा है कि यहाँ पर हम भी एक कार्यकर्ता है, मगर अगर हम जो बात कानपुर से यहाँ से चिल्ला के कहेंगे, वो बात हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तक जाती है, और मजबूती जाती है, उस पर विचार होता है। ठीक बात है। धर्मप्रकाश जी, क्या रिएक्शन है आपका? देखिए, मेरा रिएक्शन ये है हाँ। कि काम तो सारे आपने किए। 2017 में एक मिस्टर एम पैदा हो गए, जिसके लिए पूरा सरकारी तंत्र एक नहीं 10 शहर में लगाया गया, चमत्कारिक पुरुष बनाया गया कि वो एक आदमी 3 जगह एक साथ दिखलाई पड़ता है। ग्रीन पार्क के लिए पूरा प्रशासन शासन लगा रहा, जब आपका चमत्कार नहीं चला तो फेल हो गया। उसके बाद आपने कहा आप मंदिर की तरफ चेहरा नहीं करते थे, आप सब जगह पूजन करने जाने लगे, भाई हम भी तो कृष्ण को पूजते हैं, है? आपने इकाना को कृष्ण बना दिया, जबकि इकाना का माने होता शिखंडी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इंसाइक्लोपीडिया में देख लीजिए, इकाना माने शिखंडी। आपने इकाना को कृष्ण बना दिया, तो आप तो पता नहीं क्या करना चाहते हो कि साहब हम कृष्ण को ही पूज रहे हैं, आप जाके पूजन करने लगे। जिन चीजों के लिए आप मेरी आलोचना करते हो, आप उसे क्यों कर रहे हो अगर हम गलत कर रहे हैं तो? चलिए धर्मप्रकाश जी, हो गया। हाँ, अगले एक लाइन में बस, क्यों मुझे क्लोजिंग करनी, बोलिए, जल्दी बोलिए। जो धर्म प्रकाश जी कह रहे हैं, इनको नहीं मालूम होगा हाँ। कि माननीय अखिलेश यादव जी हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री थे देश की आजादी के बाद, जिसने कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों को 50,000 रुपए भत्ता देने का काम किया था। चतुर्भुज मंदिर की स्थापना करने के पहले मुख्यमंत्री, धरती का, इस विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा मंदिर बनने जा रहा, क्यों रोक दिया आपकी सरकार ने, है ना? वहां पर श्रवण यात्रा करके चल रही थी, हरिद्वार गरीब हिंदुओं को लेके जा रही थी। आप हिंदू हितैषी बन रहे हो। अरे आपके हम कलई खोलना चालू करें तो आप मुंह नहीं छुपा पाओगे। चलिए, हो गया। आप हिंदू हितैषी बनने का काम कर रहे हो, आप कह रहे हो कि हमारी समाजवादी पार्टी को मंदिर तरफ नहीं देखते थे। मोहित, आखिरी बोलिए। अब आपसे एक बार फिर सीधे क्या कांग्रेस को अब क्या करना चाहिए, जो इस तरीके के हालात पैदा हो गए? बहुत टिप्स मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। कांग्रेस क्या करना चाहिए, विचार मंथन में निकला है, और हमारी जो योजनाएं हैं, जो कार्यशैली है, और हमारी नई जो बनाए गए हैं ग्रुप्स, उन ग्रुप्स को लेकर के जो प्रोग्राम्स होंगे, उनको हमें जनता के बीच में करना है, जनता का विश्वास जीतना है, और जनता की जो आवाज़ है आज इस महंगाई, बेरोजगारी और इस तानाशाही सरकार द्वारा जो प्रोपेगेंडे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिससे ध्रुवीकरण, और कहीं ना कहीं ये भी आजकल का आज हमारे लड़ने के लिए, आज विचारधारा की लड़ाई के लिए बहुत आवश्यक होता जा रहा है कि इससे हमको लड़ना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं हमारे साथ जो आ रहे हैं, जो छूट रहे हैं, इनको कहीं, इन विचारधारा, इस सोच को हमको कहीं ना कहीं अलग होकर अपने को ऊर्जावान करते हुए इन चीजों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मप्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी, और बहुत बहुत धन्यवाद मोहित जी। आप लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से विचार किए, लेकिन ये बात बिल्कुल तय हो गई है, ये स्वीकार भी किया जा रहा है कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए और तीखापन होना चाहिए, उसमें तेवर होना चाहिए। और निश्चित रूप से जो कपिल सिब्बल है, उनके विचारों में, उनकी मंशा में, उनके सिद्धांतों में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसी विचारधारा है जिसे बार बार धर्मप्रकाश जी कहते हैं समावेशी की बात होती है। तो ये समावेशी समावेशी विचारधारा होती है, और अब देखना होगा कि कपिल सिब्बल क्या गुल खिलाएंगे कांग्रेस से निकलने के बाद और विपक्ष के गठबंधन में।
देखते रहिए विचार मंथन। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।